देखना ये है कि काबिलियत किसमें है, किसी की विरासत को आगे ले जाने की काबिलियत क्या केवल उनके पुत्र में ही है? और वंशवाद में दिक्कत यही है कि ये मान लिया जाता है कि कोई अमुक बहुत महान नेता है तो उनका जो बेटा होगा वो बड़ा ही नेता होगा, वो बड़ा सूझबूझ वाला होगा। अगर हम बात महात्मा गांधी की कर लें तो उनके बेटे बहुत बड़े कोई खिलाड़ी राजनीति के नहीं हो पाए। तमाम आए, यहाँ पर राजनीति भी की, उनके जो पुत्र है वो उन्होंने राजनीति भी की, लेकिन बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। तो कोई बड़ी बात ये नहीं है कि कोई बड़ा नेता है तो उनकी जो विरासत है वो उनके पुत्र को ही सौंपी जाए। विरासत किसी भी जो सक्षम व्यक्ति है उसको सौंपा जा सकता है। लेकिन बीजेपी पर जो तमाम आरोप लग रहे, चाहे अबू शर्मा जी लगा रहे, चाहे डॉक्टर मनोज लगा रहे, इसका जवाब तो आशीष जी को देना पड़ेगा कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। और चूंकि विरासत में राजनीति मिलती है तो वंशवाद कुछ भी गलत नहीं है। और आप लोग वंशवाद को मुद्दा बना करके आते हैं, राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हर जगह बात यही होती है कि वंशवाद के कारण ही बेड़ा गर्क हो रहा है। आशीष जी देखिएगा, मैं बहुत क्लैरिटी से एक बात कहूं। पहली बात तो मैं अबू जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूं, मैंने भी वही बात कही थी। हाँ। तो डॉक्टर मनोज जो कूद रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो अपने आप झाग की तरह बैठ गए पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर अबू की। लेकिन क्या यहाँ पे एक कहा जाता है कि राजनीति के अंदर हो या वैसे भी जिंदगी के अंदर, जो जीता वही सिकंदर। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अल्टीमेट एम क्या है? राजनीति में जो भी आया है वो राजगद्दी पाने के लिए आया है, वो जीतने के लिए आया है, वो हारने के लिए नहीं आया, वो खेलने के लिए नहीं खेल रहा, वो जीतने के लिए खेल रहा है। वो माइंडसेट जरूरी है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी हर इलेक्शन को इतना ही सीरियसली लेती है, चाहे वो छोटे से छोटा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो या वो लोकसभा या राज्यसभा का कोई इलेक्शन हो। हम हर चीज को सीरियसली लेते हुए जीतने के लिए खेलते हैं। अब आप ये बात समझिएगा कि जब मोदी की मां को गाली देने के उद्देश्य से यहाँ पे पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया बदल दी जाए, या सनातन को गाली देने वाले स्टालिन को यहाँ पे लेके आया जाए, तो ये भूल जाते हैं कि बिहार की धरती जो है बुद्धू लोगों की धरती नहीं है, बुद्ध की धरती है। बुद्धिजीवी लोग रहते हैं वहां पे, वो सब समझते हैं कि भैया यहाँ पे हमें जो है इस समय अगर आगे लेके जाना है बिहार को, तो उसके लिए हमें नामदार चाहिए या कामदार चाहिए। हमें ये करने के लिए कोई कर्मयोगी के साथ लगना है या सत्ता भोगी के साथ लगना है। तो बिहार की जनता भले मानती है, समझ रही है। जिन लोगों का अभी तक आपस में सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी तक कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए, और इसके बावजूद कांग्रेस अब तक 17 लोगों का कैंडिडेचर फाइनल कर चुकी है। अरे सीट शेयरिंग नहीं हुआ और आपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए, यानी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। ये ऐसी बात है जिसका कोई दूल्हा नहीं है। कांग्रेस एक बार नहीं कह पाई कि भाई हमारा सीएम कैंडिडेट कौन है, जबकि हम तो ओपनली बोलते हैं कि नीतीश बाबू हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। देखिए आशीष शांतर हो रहा है थोड़ा सा। देखिए दूल्हा और बारात की बात हो रही है, एनडीए की बात कर लो, एनडीए की बात कर लो। आशीष जी सुन लीजिए, एनडीए की बात कर लो, ठीक है, इसका दूल्हा भी तैयार है, बारात भी तैयार है, लेकिन बारात में तो तमाम लोग हैं, क्या करेंगे? एनडीए की बारात में फूफा ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। कम से कम महागठबंधन की बारात अभी तैयार नहीं हो सकता उनके पास फूफा ना हो। नहीं, हमारे यहाँ कोई फूफा नहीं है सर। हमारे अगर यहाँ फूफा होते, हमारे यहाँ क्या है, एक कहते हैं कि आपस में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा ही है, आपस में मतभेद होता है। शीर्ष नेतृत्व के पास जाके उपेंद्र कुशवाहा गए, अमित शाह जी से हिसाब से बात करके आगे सब सेटल हो गया। कहीं कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। सबकी सीट शेयरिंग प्रॉपर हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप अगर महागठबंधन की या महाठगबंधन की बात करें तो आप समझिएगा ना कि यहाँ पे कांग्रेस, जिसको पिछली बार 70 सीटें दी गई थी और वो जीत के कितनी आई, मात्र 19। चलिए तो उसके बाद कहती है कि हमें और दे दो, हम नहीं दे रहे हैं, तो आपस में लड़ मर रहे हैं। अभी यहाँ पे सीएम कैंडिडेट खुद को, देखिए आशीष जी, देखिए यहाँ पर अब ये महागठबंधन है, महाठगबंधन है या फिलहाल महालठबंधन है, इस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। बात यही आ रही है, जो सीधा सीधा सवाल आपने दोनों ही लोगों ने उठाया, चाहे अबू शर्मा ने उठाया हो, चाहे मनोज जी ने उठाया हो, बात यही निकल करके आ रही है कि आप लोग वंशवाद के नाम पर कोसते तो बहुत हैं, चुनावी मुद्दा तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मैंने आपको क्लियर किया कि मुद्दा तो बना चुके हैं सर। आशीष जी, मुद्दा तो आपकी पार्टी ने बनाया हुआ है, वंशवाद का मुद्दा बनाया हुआ है। सुनो ना,
सुनो, हर आदमी राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने आया है, ठीक है। यहाँ पे जीतन राम मांझी ने पूरी कोशिश की कि भी मुझे 15 सीटें मिले, लेकिन अगर नहीं मिली, 6 मिली, तो भी वो ठगबंधन की तरह अपने दल से अलग नहीं हो रहे हैं, वो 6 पे भी लड़ रहे हैं। अब वो 6 में कितने लोग 6 पे लड़ रहे हैं, उसमें से 4 रिश्तेदारों को दे दिया, बात तो 4 जो है अरे बात तो सुनिए, दिया। अरे बात तो सुनिए बाबू, अब वो 6 लोग उनके पास हैं कि वो किन 6 को खड़ा करते हैं। यहाँ पे अगर वो 6 में से 6 जीत के आते हैं तो अगली बार ऑटोमेटिकली वो 10 या 15 सीटों के दावेदार बन जाएंगे। लेकिन अगर वो 6 में से 2 जीत के आते हैं तो अगली बार शायद वो 6 के भी दावेदार नहीं बनेंगे। तो उन्होंने अपने लिए ये काम करना है, अपने परिवारवाद को अगर वो आगे करेंगे बिना कैंडिडेट की विनेबिलिटी देखते हुए, तो अपने पॉलिटिकल कैरियर से प्ले ऑन करेंगे। इतना मूर्ख कोई नहीं है। यही बात आपको अबू जी ने भी समझाई कि अगर विनेबिलिटी है, अगर उस कैंडिडेट की काबिलियत है, तो फिर वो परिवार का है तो क्या दिक्कत है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, क्या दिक्कत मतलब आशीष मतलब आप मान रहे हैं कि परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं है, वंशवाद से कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ध्यान से बात को समझिए ना, परिवारवाद में कोई दिक्कत नहीं अगर वो काबिलियत बेस है। अगर सुषमा स्वराज जी की बिटिया बांसुरी स्वराज काबिल हैं और उनको टिकट दिया जाता है और वो जीत के आती हैं, तो सिर्फ इसलिए टिकट ना दिया जाए क्योंकि वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री है, ये गलत होगा ना। हाँ, काबिलियत नहीं है फिर भी उनको दिया जाए, ये गलत है। जैसे कि मैं ओपनली कहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए, जितने लोग भी पूछते हैं कांग्रेस में, वो हमेशा ये पूछते हैं क्या राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे समझदार, सबसे अनुभवी, सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति हैं? नहीं, तो फिर वो सुप्रीमो क्यों बने हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। यही हाल मुलायम के बेटे अखिलेश का है, यही हाल लालू के बेटे तेजस्वी का है। ये कह रहे हैं हम आपको, उनका बेटा होने से अच्छा ठीक है, मनोज जी लेकिन मनोज जी क्या इनको कोई और नहीं मिला? पूरे बिहार में कोई और यादव नहीं मिला? आशीष जी अच्छा मनोज जी, आशीष जी जो कह रहे समझ चुके होंगे आप कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या फिर मीसा भारती की बात करें, वो केवल वंशवाद के कारण है और उनमें काबिलियत जैसी कोई चीज नहीं है, इसके बावजूद उन्हें थोपा जा रहा है पार्टी के ऊपर। अभी बोल रहे थे कि जिसमें काबिलियत है अगर वो आ जाता है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी में क्या काबिलियत नहीं है, जरा ये डिफाइन करें। अकेला नेता, सुनिए पहले आशीष जी, पहले सुनिए, ऐसे रखिए जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था। प्लीज नहीं, आप शांत रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। जब तेजस्वी यादव में क्वालिटी था, पूरे देश के नेता, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए तमाम नेता उनके विपक्ष में खड़े थे। तेजस्वी यादव जी सुन लीजिए, सुनिए आशीष जी सुनिए प्लीज। पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, इवेन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश जी, तमाम बड़े बड़े नेता जो है तेजस्वी जी को पछाड़ने में पिछले चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन किसी में ताकत नहीं हुआ कि उनको पछाड़ सके। 80 सीट हम लोगों ने जीता और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जीता। काबिलियत कैसे नहीं है? रघुवर जी के यहाँ उनको चुनाव लड़ गए जमशेदपुर से, काबिलियत था क्या? रोटी बनाते बनाते एकदम सीधे विधानसभा चली गई। काबिलियत किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय काबिलियत? क्या काबिलियत से क्या समझते हैं आप? बात बताइए जरा, काबिलियत किसमें नहीं है? जीतन राम मांझी के बहू में और उनके संबंध में बहुत काबिलियत है। एकदम तेजस्वी जी युवाओं का हृदय सम्राट है, सभी लोग चाहने वाले, मानने वाले लोग हैं, इसलिए उसमें बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी में कौन काबिलियत है? एक भी नेता के नाम आप बताइए जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लोग एक भी आपको नहीं है। इसलिए आप बोलने से पहले अपने जुबान में रखिए। काबिलियत है, काबिलियत नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला के रख दिया नौजवान लड़का, एकदम युवा मुख्यमंत्री, पानी पिला दिया। आप लोग प्रकरण राष्ट्रीय जनता दल को दिखाना चाहते हैं, CBI, ID क्या क्या करके आप लोग ये बदनाम करने का साबित किया।
आज बोलते हैं कि काबिलियत नहीं है, काबिलियत के बल पे इकलौता नौजवान बिहार का सुधार करके जो भावी मुख्यमंत्री है, आप लोगों ने जो पसीना छुड़ा दिया, बड़े बड़े नेता आप लोगों ने क्या किया। बारी बारी से बात कर लेते हैं, बारी बारी से बात कर लेते हैं। काबिलियत है, उनमें कोई कमी नहीं है, इसलिए आशीष जी बोलने से पहले प्लीज अपने अंदर झांकिए। आपका राजनाथ सिंह का बेटा में क्या काबिलियत था? वो पेड़ से सीख आए थे क्या? उनमें क्या काबिलियत था? सीताराम मांझी के संदर्भ में, उनका पुत्र में, बेटी में, समाज में क्या काबिलियत है? कोई काबिलियत का डिफिनेशन नहीं है, काबिलियत का कोई डिफिनेशन नहीं है। सब काफी लोग हैं जिनके बल से नहीं हो, चलिए क्या करेगा? कोई मनोज जी, आशीष जी, अबू शर्मा जी को भी मौका दीजिए। अबू शर्मा जी, आपने दोनों की बातें सुनी। अब सवाल ये उठता है कि एक तो आरजेडी की बात कर रहे हैं, एक बीजेपी की बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ कांग्रेस पर भी उठता है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार उस आरोपों को झेलती रही है कि वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों को झेलती रही है, और अब खुद सवाल उठ रहा है बीजेपी पर, सवाल उठ रहा है आरजेडी पर। लेकिन क्या ये वंशवाद की जो विषवेल है, जिसको कि आशीष जी भी बता रहे हैं कि अगर काबिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आरजेडी के उम्मीदवार यही मान रहे काबिल है तो कोई दिक्कत नहीं, और आपने भी यही कहा कि काबिल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काबिलियत का निर्धारण कौन करेगा? क्या जो जीत जाता है चुनाव में वही काबिल है क्योंकि उसे वो विरासत में चीजें मिली होती है, या काबिलियत का आकलन उसकी योग्यता से की जाएगी? नहीं, डॉक्टर आशीष जी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जो भाई जो जीता वही सिकंदर, जिस तरह से भी हो हम चुनाव जीता। अब वो कैसे किया, वो इलेक्शन कमीशन में मैनिपुलेट किया या नहीं किया, चर्चा सब कुछ है। देखिए खुलेआम चर्चा है। जहां वंशवाद की बात है तो हमने आपको शुरुआत में ही कहा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आरएसएस है। उस आरएसएस परिवार छोड़ के आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी संगठन महामंत्री नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बनाया, उसी परिवार से आते हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो मैं आपको निष्पक्ष तरीका से ये भी बता दूं, अगर कांग्रेस के जितना कार्यकर्ता है देश भर में, वो सारे लोग अगर राहुल गांधी को चाहे तो बाहर से हमको कोई टिप्पणी करने का अधिकार है नहीं, क्योंकि वही राहुल गांधी को दिखा के यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। वही राहुल गांधी चेहरा था, सोनिया गांधी जी थे, वो जनता उनको वोट दिया। कांग्रेस को जिताया तो गलत है और जनता मोदी जी को जिताया तो सही है। ये चर्चा करने की अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। रही बात काबिलियत और पारदर्शिता, मैं आपको एक मिनट डॉक्टर साहब मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, आप लोग डॉक्टर है, मैं अंगूठा वाला हूँ, थोड़ा बोलने दीजिए। मूर्ख आदमी को भी तो बोलने दीजिए, उसका भी आवाज तो थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि मैंने डिग्री चोरी नहीं कर पाया, इसलिए मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। तो सुनिए, जो वंशवाद की बात कर रहे हैं, जो काबिलियत डिग्री लगाई, सब चोरी करके लगाई है, क्या बात है? नहीं, आप सबका नहीं बोल रहे, सबका नहीं बोल रहा है। किसी ने किया तो वो अमित शाह जी ने दिखाया, फिर वो चर्चा छोड़िए ना, दूसरा दिन चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। सुनिए ना, तो जो कांग्रेस पार्टी में जो कमियां हैं, मैं आपको निष्पक्ष तरीका से बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन इस देश का राजनीति में जितना नीचे जाना पड़ता है, आपका आदर्श को, विचारधारा को गिरवी रख के, सामदान दंडोभेद के साथ जैसे जिस तरह से इलेक्शन जीता जाता है और पिछले मीडिया को मैनेज करके जिस तरह से हो रहा है देश में, जिसको मतलब एक आप बोल सकते हैं पर्दे के पीछे से ये एक सुपर इमरजेंसी है। तो ये जो करना है ये राहुल गांधी से आता नहीं है, ये कमियां हैं राहुल गांधी जी के ऊपर। मैं बता रहा हूं, मैं भी कांग्रेसी समर्थक हूं। अबू जी, इमरजेंसी का काला इतिहास उनके परिवार पर ही है। अगर इमरजेंसी किसी ने लगाया है तो भाई उसी वंश से आते हैं ना जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था। इमरजेंसी का इतिहास अगर आप ठीक से अध्ययन करें,
जिस देश में अगर सेना को बोला जाए काम बंद कर दो, और वो इतने बड़े लीडर, जिसको सम्मानित लीडर जयप्रकाश नारायण जी और तमाम लोग उस टाइम पे थे और जनसंघ के लोग थे, पुलिस को कहे काम मत करो, तो इमरजेंसी का इतिहास सही ढंग से पढ़िए। कुछ गलतियां हुई, उसको स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है, हम भी उसको मानते हैं, लेकिन इसको उस्काने के लिए विपक्ष का भी उस समय का बहुत बड़ा अहम भूमिका था, वो बात दूसरी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ राहुल गांधी जी में काबिलियत और पारदर्शिता में कभी है। आपने एक बात आपने और की कि ये मीडिया को मैनेज करते हैं। मीडिया को मैनेज करने की बात अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक वक्त था जब दूरदर्शन को राजीव दर्शन कहा जाने लगा था। यही राहुल गांधी के पिता थे, राजीव गांधी, जिनके नाम पर कहा जाने लगा था कि दूरदर्शन नहीं, ये तो राजीव दर्शन है। और आप आज की तारीख में जबकि मीडिया दूरदर्शन का लोगो बदल दिया था, दूरदर्शन की ट्यून बदल दी थी, यहाँ तक कह दिया था कि पहले हमारे पास आएंगी न्यूज, हम अप्रूव करेंगे, उसके बाद टेलीकास्ट होंगी। ये हद थी। हाँ। और आज की तारीख में तो एक दो मीडिया नहीं है, मीडिया ढेर सारी है। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मीडिया को मैनेज कर लेते हैं। आखिरकार ये मैनेजमेंट होता कैसे है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दूरदर्शन को मैनेज किया, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके कहने पर किया, मैं मान लेता हूँ। आज इस देश में एक भी, मतलब हम 2019 का आपको बात सुना रहे, हम लोगों का याददाश्त बहुत कम हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राफेल के ऊपर, लोकसभा का उस समय का विपक्ष का नेता थे, राफेल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल में क्या दिखा रहा था मालूम है? विदेश में कुत्ता ट्रेडमिल कर रहे, ये दिखा रहा था। ये हमारा मीडिया। अब भाई खड़गे जी कुछ भी कहे, लोकसभा का विपक्ष का नेता था तत्कालीन, उसको अब दिखाओ ना, दिखाना तो आपका काम है, लेकिन आप उसको छुपा के कुत्ता ट्रेडमिल कर रहे, ये दिखा रहे हो। पत्रकारिता का आजादी और निष्पक्ष पत्रकारिता में हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं। नहीं, आपने साहब जी आपने उठाया, हम पाकिस्तान से भी नीचे है, पाकिस्तान से नीचे है, पाकिस्तान में आजादी है। शर्म की बात है, जो पाकिस्तान हर चीज में हमारे जिक्र नहीं करे तो बढ़िया है। अबू जी पाकिस्तान का तो जिक्र नहीं करे, वहाँ क्या आजादी है, कितनी आजादी है, सबको पता है, इसका जिक्र नहीं करे तो बढ़िया है। नहीं, देखिए जो सच्चाई है, हम निष्पक्ष तरीका से, हम कांग्रेस का भी कमी गिना देंगे। विषय से नहीं, जो सच्चाई है वो कहना पड़ेगा, जो सच्चाई है वो कहना पड़ेगा। अगर देखिए ना अबू जी हम विषय से भटक रहे हैं। अगर हम वंशवाद की बात कर रहे हैं, हम वंशवाद की बात कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम जिसके बाप हैं उसका भी जिक्र किया जाए। वंशवाद में ये चीजें अभी नहीं आएगी, हम राजनीति के वंशवाद की बात कर रहे हैं। हम किसके बाप हैं इसको रहने दीजिए, बात को अलग, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यहीं पर हम लोग आपस में थोड़ी सी अंतिम प्रतिक्रिया में ले लूंगा, उसके बाद हम कंक्लूड भी करेंगे प्रोग्राम को, क्योंकि टाइम भी अब थोड़ा कम है। कंक्लूड हम करेंगे, लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया में डॉक्टर मनोज जी से पहले लूंगा कि जिस तरीके से अबू जी भी कह रहे हैं, जिस तरीके से आशीष जी भी कह रहे हैं कि योग्यता हो तो ठीक है, लेकिन सवाल तो यहीं से निकल करके आती है कि अयोग्य व्यक्ति को केवल इसलिए चुनाव लड़ा दिया जाता है या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वो सुप्रीमो के या फिर दूसरे वरिष्ठ नेता के पुत्र होते हैं, पुत्री होती हैं, दामाद हो जाते हैं, भांजे हो जाते हैं, भतीजे हो जाते हैं, बहू हो जाती है। तो आखिरकार ये पैरामीटर कब छूटेगा मनोज जी? मैंने पैरामीटर, आशीष जी का पैरामीटर क्या है कि योग्य है और ये अयोग्य है, क्या क्वालिफिकेशन है उसका? इसलिए आशीष जी दोनों तरह की बात कर रहे हैं। अगर मेरिट है, क्वालिटी है तो ठीक है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात उठाइएगा तो वो बोलेंगे क्वालिटी है। जब राजद की बात आएगी तो बोलेंगे तेजस्वी में क्वालिटी नहीं है, मिश्रा जी में अरे क्वालिटी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को छक्का छोड़ा दिया वो नौजवान। आप याद करिए पिछले चुनाव में पूरे देश के विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता थे, सारे लोगों ने एक मंच पर विरोध किया इनको हरवाने का काम किया, लेकिन हारे क्या? पब्लिक बिहार का इतना पब्लिक प्यार करती है माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ, सारे लोगों ने अपना झुंड प्यार दिया और फिर प्यार देंगे और ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
इसमें कोई रोक नहीं सकता। तब आशीष से मैं फिर बात करूंगा कि आशीष भाई क्वालिटी था या नहीं था। आशीष जी जी, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को कोई रोक नहीं सकता, सबका जन्मजात अधिकार है, इनका भी देखना फर्ज बनता है। लेकिन ये भूल रहे हैं 14 को मुलाकात करेंगे आशीष जी, 14 तारीख को भेंट होगी। इसीलिए हम आपको झारखंड में भी यही आप लोग बोलते थे। अभी देखो आप मनोज जी, अब आप बीच में बोल रहे हो, मुझे रोक रहे थे। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार फिर से इस बार बिहार में परचम लहराएगी। और मोदी जी के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि मोदी जी के ऊपर ये जितना कीचड़ ज्यादा फेंके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना कीचड़ ज्यादा फेंकेंगे उतना कमल ज्यादा खिलेगा। और मोदी जी के बारे में ये भी समझ लें कि मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, मोदी जी दिलों को हैक करते हैं। और भारत में राम की संस्कृति का परचम लहराएगा, रोम की संस्कृति का परचम नहीं लहराएगा। और दो भाई नरेंद्र और इस समय जो हमारे नीतीश जी हैं, दोनों भाई मिलके बिहार को एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे कि जो बिहार एक लोगों के लिए इन्होंने गुंडा राज का एक मवाली राज का वो दिन मैं नहीं भूलिए कि नीतीश जी ने अपना बाल और नाखून काट के पार्सल किया था बीजेपी का, वही बीजेपी है ना। जब बीजेपी के साथ हो जाते हैं नीतीश जी तो नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हो जाते हैं, और जब बीजेपी से अलग हो जाते हैं नीतीश जी तो बहुत बुरे हो जाते हैं। ये भी देखिए, ये भी बोलिए आशीष जी, ये भी बोलना चाहिए आपको। कर नहीं सकते, दिन की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के बारे में, वो कहाँ चला गया था जब एक साथ हो गए तो नीतीश जी ढेरी को अलग हो गया तो ढेरी पाए। जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पे लड़ रही है, कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं। लेकिन इनके यहाँ पे क्या है, कांग्रेस मानने को तैयार है क्या इनको बड़ा भाई? कांग्रेस इनका सीएम कैंडिडेचर मानने को तैयार है क्या? एक बार भी राहुल गांधी को सीएम कैंडिडेट सब हो गया है, सब तय हो चुका है। अभी 1 घंटा के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी कि कहाँ से कौन लड़ेगा, सब फाइनल हो गया। खोल दी। इतनी नौकरी देना अगले 70 साल में भी मुमकिन नहीं, इतना बजट ही नहीं, सिर्फ सपने नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, 200 लोगों को भी नौकरी दिया क्या? केवल देश को ठगने का काम किया आप लोगों ने, देश को लूटने का काम किया, संविधान को बांटने का काम किया, जात को बांटने का काम किया, धर्म को बांटने का काम किया आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अरे जो आप वादा करते हैं उसकी बात करिए ना आशीष जी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्मार्ट सिटी बनाओगे, गरीबों को खातों में 15 लाख दिया जाएगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। वेयर इज दिस? वेयर इज दिस? वेयर इज सर्विस? वेयर इज 15 लाख? इसका भी जवाब दीजिए ना। इसलिए बड़ी बड़ी बात करना भारतीय जनता पार्टी का फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी बोलने में भाई है, नो डाउट, बोलने का लोगों को प्रतीक करवाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को क्या बोलना है? भारतीय जनता पार्टी चले ठीक है, जनता के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, ठीक है चलिए, सत्ता के लिए है भारतीय जनता पार्टी, केवल ठीक है मनोज जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अबू शर्मा जी आखिरी प्रतिक्रिया दे दिए कम शब्दों में। नहीं, इतिहास से हमेशा शिक्षा लेना चाहिए था। पिछले बार कांग्रेस को आरजेडी ने जितना सीट दिया था, सिर्फ कांग्रेस का हार के चलते आरजेडी को हारना पड़ा, और वही दिशा में फिर दोबारा आरजेडी जा रहे। तो मेरे को नहीं लगता है इतिहास को नजरअंदाज करके चुनावी कामयाबी मिल सकता है। 70 सीटों पे कांग्रेस जीती, सिर्फ 19 में जीती। इसीलिए इस बार उनको जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया गया 136, 52, 34 का फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला भी फेल हो गया क्योंकि वो जिद बैठे हमें 60 से ऊपर चाहिए। अरे सीपीआई कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना चाहिए था, कुछ कम सीट लड़ना चाहिए था। कांग्रेस का जनाधार नहीं है। 29 में से 16 जीत के आए थे, लेकिन कांग्रेस का जो इस समय जिसको कहेंगे ईगो है वो इतना बड़ा है कि वो आरजेडी को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए वो कांग्रेस ऐसा पैर का पत्थर है जो इस समय फिर से आरजेडी को ले डूबेगी। जैसे अबू जी ने कहा, मैं 100% इनकी बात से सहमत हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी धन्यवाद, अबू जी धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार आपने रखे आज के इस मिशन पाटलिपुत्रा में। तो कुल मिलाकर के बात
यहीं पर आकर के खत्म हो सकती है कि एक तरफ तो वंशवाद का मुद्दा उठाती है बीजेपी, और इस मुद्दे पर वंशवाद की बात करें, परिवारवाद की बात करें, ढेर सारा इस पे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इस पर तमाम चुनावी वो जुमले गढ़े जाते हैं, तमाम तरह से बातें की जाती है। लेकिन जब सीट बंटवारे की नौबत आती है तो चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो एलजेपीआर हो, चाहे वो आरएलएम हो, या तमाम जितने दल हैं, चाहे वो महागठबंधन के दल हो, चाहे कांग्रेस की भी बात हम कर सकते हैं, तो चाहे वो महागठबंधन के घटक दल हो, चाहे वो घटक दल हो एनडीए के, सभी लोग केवल इस पर ध्यान देते हैं कि अगर राजनीतिक विरासत किसी को मिली है और अगर वहां से वो जीत सकता है तो ये मायने नहीं रखता कि वो किस परिवार से है, किस वंश से है, बल्कि उन्हें केवल जीत चाहिए। उसके आगे सब कुछ बेमानी नजर आती है। यानी कि जो बात कह रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अबू शर्मा की, साम दाम दंड भेद, यही वो हथियार है जिसके जरिए चुनाव लड़े जाते हैं। इसमें कोई कह लीजिए कि मोरालिटी की बात की जाती है, अगर किसी तरीके से हम ये कहते हैं कि एथिक्स का पालन किया जाए तो वैसा कुछ भी नजर नहीं आता है। वो चाहे परिवारवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब केवल एक से है, वो है जीत। और वही बात कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, वही बात आरजेडी वाले भी कह रहे हैं, वही बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो आज के मिशन पाटलिपुत्रा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।